भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति। ये डायलॉग आपने सुना होगा दोस्तों। किससे सुना होगा ये तो शायद हो सकता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपने कहां सुना ये डायलॉग। सुना सुना सा लग रहा है ना। हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी अक्सर ये कहती रहती है कि हमारा जो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचार करे। इसलिए तो हम विपक्षी पार्टियों को अक्सर भ्रष्टाचार के मामलों पर निशाने पर लेते रहते हैं। ना सिर्फ निशाने पर बल्कि ईडी तक छापा मार देती है। ना सिर्फ ईडी छापा मारती है बल्कि विपक्षी नेता जेल भी चले जाते हैं। लेकिन मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर या भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय करने वाली पार्टियों के नेताओं के ऊपर अगर आरोप लगे तो मजाल है दोस्तों कि केंद्रीय एजेंसियां जाकर वहां पर एक रेड मार दें। मजाल है कि एक बार जांच हो जाए। मजाल है कि किसी तरीके से उनके ऊपर जांच बैठाई जाए या कमेटी बनाई जाए या उनको जेल में डाला जाए। मजाल ही नहीं है दोस्तों, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको इस खबर में बताऊंगी मामला क्या है। ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक से जुड़ा मामला है। वही दक्षिण का राज्य दोस्तों जहां पर विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन गंवा ही चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी कुछ यही हालत होने वाली है या हो सकता है हालत चरमराई हुई हो जाए। आखिर तक बने। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, जनार्दन रेड्डी वो नाम है कर्नाटक की सत्ता में जो 2008 से 2013 तक भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त रहे हैं। इस कदर लिप्त रहे हैं कि इनके ऊपर बताया जाता है 9 मुकदमे और ज्यादातर मामलों में अवैध खनन का मामला था। अवैध खनन के मामलों में सीबीआई द्वारा आरोप लगाया गया और यह भी आरोप लगाया गया कि एक जज साहब को बाकायदा रिश्वत ऑफर की गई थी, करोड़ों रुपए की रिश्वत, जैसा आरोप लगाया गया है इनके ऊपर। और इस आरोप का जिक्र किया है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी। पहले आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है, फिर बताएंगे कि कांग्रेस ने किस तरीके से घेरा है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको मैं वो खबर दिखा रही हूं जिसका कहना है दोस्तों कि जनार्दन रेड्डी पर सीबीआई के 9 मुकदमे हैं। अवैध खनन का आरोप है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस होने का खुद को खिताब देती है भारतीय जनता पार्टी। बावजूद इसके भाजपा ने इनकी पार्टी को अपनी पार्टी में विलय करवा लिया। बताया जा रहा है कि वो तो बाहर से अपना समर्थन देना चाहते थे, लेकिन अमित शाह जी ने जोर दिया कि नहीं, आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कीजिए, तो इन्होंने पार्टी का विलय जो है कर दिया है। दोस्तों, ऐसा आरोप लग रहा है। ये जो खबर है कहती है कि बीजेपी में इनको तब शामिल किया गया जब सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आई है कि कर्नाटक में इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो नैया है ना दोस्तों, बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि डूब चुकी है, लगभग डूबने की कगार पर है। इस कदर की नैया है। विधानसभा चुनाव में तो पूरी की पूरी नैया डूब गई। इस बार खेवनहार कौन होगा आप भी नहीं समझ सकते हैं, हम भी नहीं कह सकते हैं। खबर कहती है कि जब सर्वे में रिपोर्ट सामने आ रही है कि कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति पिछली बार की तरह नहीं है और कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल सकती है। सवाल है आखिर रेड्डी को बीजेपी में शामिल क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, उनके खिलाफ कितने मामले हैं, कौन से मामले हैं, सब कुछ तफ्तीश से बताते हैं आपको। देखिए, इस लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में खड़े होकर 370 का नारा भी दे चुके हैं दोस्तों। इसके लिए उत्तर के हिंदी भाषी जो राज्य है वहां तो चलिए भाजपा अपनी पैठ जमाने में लगी है, लेकिन दक्षिण के राज्य जो है वहां लगातार सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। ये मैं क्यों कह रही हूं उसको समझिए। बीजेपी का प्रदर्शन वहां ठीक नहीं लग रहा है, पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। कई सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अगर सर्वेक्षण की बात की जाए दोस्तों, सर्वे की बात की जाए कितनी सीटें आ सकती है कांग्रेस की, तो 28 में से 17 सीटें मिलने की संभावना कांग्रेस को है। दूसरी तरफ जनार्दन रेड्डी के बीजेपी में शामिल होने की खबर जो है वो भी सामने आ रही है। तो कर्नाटक के पूर्व मंत्री और अवैध खनन के आरोपी जी जनार्दन रेड्डी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष यानी KRPP का विलय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला चुके हैं दोस्तों और भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कदम को KRPP के कारण 2023 के विधानसभा चुनाव में उत्तरी कर्नाटक के कुछ जिलों में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यानी आप ये समझ लीजिए, भाजपा चाह रही है विधानसभा चुनाव में जो हमें मुंह की खानी पड़ी वो अब ना खानी पड़े, लेकिन जो किया है क्या इसके बाद इसकी संभावना है कि भाई नहीं, मुंह की नहीं खानी पड़ेगी? क्या इसकी संभावना नजर आती है दोस्तों? ऑलरेडी दक्षिण के राज्यों में सुपड़ा साफ होता चला जा रहा है दोस्तों बीजेपी का।
एकमात्र राज्य विधानसभा में बचा था कर्नाटक, और वो राज्य भी लगभग हाथ से चला गया। अगर आप दक्षिण के सभी राज्यों में बात करेंगे ना भारतीय जनता पार्टी के थोड़े बहुत अच्छे प्रदर्शन की, तो वो एकमात्र कर्नाटक है दोस्तों। वहां पर भी भाजपा के लिए गए इन फैसलों से झटका लग सकता है। बीते दिनों कई ऐसी खबरें सामने आई जिसमें पता चला कि के ईश्वरप्पा हो, यानी पूर्व उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो सदानंद गौड़ा, इन्होंने डायरेक्ट साफ तौर पर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसी को टिकट नहीं दिया, किसी के बेटे को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने मुंह फुला लिया, किसी को खुद को टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने कहा कि उनको लेकर भी चर्चा चलने लगी कि पार्टी के पुराने नेता है लेकिन बावजूद इसके टिकट न मिलने से नाराज है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की टिकट पर खड़े हो सकते हैं। तो इस तरीके के आरोप जो है वो लग रहे थे माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सियासत को लेकर, कर्नाटक की सियासत को लेकर। और इस बीच ये खबर आ जाती है जिसमें इतने गंभीर आरोपों में लिप्त व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपनी भाजपा में उनकी पार्टी को विलय करा लेती है। अब तो पार्टी को विलय करा लिया, अब सवाल क्या उठ रहे हैं? सीबीआई को लेकर कौन से मामले जो है वो किस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है। सुप्रिया श्रीनेत लिखती है कि ये अवैध खनन के आरोपी जनार्दन रेड्डी हैं। 2008-13 के बीच में अवैध खनन के मामलों में इनके ऊपर 9 सीबीआई के केस है, ये जेल भी जा चुके हैं। आगे वो ये भी कहती हैं कि एक पूर्व सीबीआई जज के अनुसार जनार्दन रेड्डी की जमानत के लिए जज साहब को 40 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था। अब होगा जादू, फटाक से 9 मामले रफा दफा हो जाएंगे, गोता जो लगा लिया बीजेपी में। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ट्वीट में आगे ये भी लिखा कि कल इन्होंने अपनी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया। ये बेचारे तो बाहर से समर्थन देना चाह रहे थे लेकिन अमित शाह जी के आग्रह पर इन्हें विलय करना पड़ गया, यानी अमित शाह जी ने चाहा और इनको विलय करना पड़ गया। 57 वर्षीय है रेड्डी। अब इनके ऊपर क्या आरोप लगे थे? जब 2008-13 में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आरोप ये लगा कि इनकी वजह से और 1-2 नेताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं लोकप्रियता मिल सकी पूरे कर्नाटक के उन सीटों पर जहां पर भाजपा जो है चाहती थी। एक खनन कारोबारी के रूप में जनार्दन रेड्डी की धन की ताकत, एसटी नेता के रूप में श्री रामुलु की लोकप्रियता 2004 से 13 तक उत्तरी कर्नाटक के बल्लारी, रायचूर और कोप्पल जिलों में भाजपा की सफलता के प्रमुख बड़े फैक्टर थे। दूसरी तरफ कर्नाटक में भाजपा के 2008-13 के कार्यकाल के दौरान रेड्डी और उनके भाई जी सोमशेखर रेड्डी, जी करुणाकर रेड्डी का नाम उछला था। विधानसभा और संसद के लिए चुने गए थे। जंगलों और निजी और सार्वजनिक फर्मों की लौह अयस्क खदानों से अवैध रूप से लौह अयस्क हड़पने के लिए बदनाम हुए थे। तो एक नहीं है नाम, कई ऐसे नाम हैं जो कि सामने आ रहे हैं और उसमें पता चल रहा है कि भाई भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। अब बताइए, कभी ये खबर आती है दोस्तों कि टेरर फंडिंग के आरोपी को पहली बात तो उनके किसी रिश्तेदार को भाजपा ज्वाइन करा दी जाती है, फिर टेरर फंडिंग के आरोपी को भाजपा का पट्टा सम्मान से पहनाया जाता है और स्वागत किया जाता है पार्टी के अंदर। एक तो वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी नाम रोशन करती है, दूसरी तरफ अब आप देखिए आपकी नजरों के सामने है एक के बाद एक ऐसे नेताओं को शामिल किया जा रहा है भाजपा में, चाहे वो छोटे लेवल के स्तर पर हो, चाहे लोकसभा चुनाव के लिहाज से हो। दोस्तों, ऐसे नेता जिनके दामन पर ऐसे ऐसे दाग लगे हुए हैं जो सामने आए तो फिर घोटालों की लिस्ट लंबी चौड़ी फहरिस्त निकल जाएगी। दोस्तों, उसी भाजपा के नेताओं की लिस्ट जो भाजपा ये कहती फिरती है कि भाजपा के कार्यकाल में एक सिंगल घोटाला नहीं हुआ, आपके नजरों के सामने है सब कुछ। अब आप ही बताइए कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।